आप सभी का साइनिंग सर्फस कोचिंग सेंटर में स्वागत किया जाता है। मैं सौरभ आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ। आइए 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज़ को फास्ट मोड में रिवाइज करते हैं। पिछले वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, कुछ पॉइंट्स रह गए थे फर्स्ट यूनिट के, उसको हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों का नेचर ऑफ मैनेजमेंट रह गया था, तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने पिछले वीडियो को इतना सपोर्ट किया और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए थे। इसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। होपफुल कि आप लोग के लिए ये यूज़फुल रहे और जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथ बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। लॉकडाउन के दौरान जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है फर्स्ट जुलाई के में आप लोग का एग्ज़ाम है बिजनेस का। तो हमारे पास करीब 1 से सवा महीना है, तो होपफुली इसके अंदर हम लोग जो है इसको कवर अप कर लें। तो स्टार्ट करता हूँ आज का नेचर ऑफ मैनेजमेंट से। देखो बेटा, नेचर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? नेचर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि आप मैनेजमेंट को कैसे देखते हो। देखो, 3 बातें आप लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हो आगे आकर के। एक तो आर्ट्स के बारे में, एक पढ़ोगे आप लोग साइंस के बारे में और एक पढ़ोगे प्रोफेशन के बारे में। तो हमें ये देखना है कि क्या मैनेजमेंट आर्ट्स है, साइंस है या एक प्रोफेशन है। तो जब कभी भी आप किसी दो चीज को कंपेयर करते हो तो उनकी विशेषताओं के आधार पे करते हो, उनके फीचर्स के आधार पे कि किसका क्या फीचर है, क्या वो उस फीचर को फॉलो कर रहा है। अगर हाँ तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग है, अदरवाइज नहीं है। तो ऐसे ही हम आज जो है देखेंगे कि मैनेजमेंट को, कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है, किस प्रकार से। आइए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं जरा। सबसे पहले है हमारा मैनेजमेंट एज एन आर्ट। हम अभी कह नहीं रहे हैं कि ये एक आर्ट है, जस्ट अभी हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भाई आर्ट एक्चुअली में होता क्या है। तो देखिए बच्चे, आर्ट रेफर्स टू स्किल एंड पर्सनल एप्लीकेशंस। जैसे ही हम आर्ट्स की बात करते हैं तो ये बोला जाता है, स्किल के ऊपर फोकस किया जाता है कि हमारा स्किल कैसा है। और स्किल जो होता है वो पर्सनल होता है। पर्सनल का मतलब है हर एक व्यक्ति के अंदर अलग स्किल हो सकता है। ये व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अकॉर्डिंग ये डिफर कर जाता है, इसलिए बोला जाता है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। तो आर्ट क्या है? एक स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन है, जिसके अंदर क्या होना चाहिए? थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। क्यों नॉलेज होना हल्का सा जरूरी है भाई? देखो, क्योंकि कोई भी आप किसी भी काम को करते हो स्किलफुली, तो उसका पहले आप लोगों ने एक्सपीरियंस लिया होगा, तभी तो उस काम को करते हो। कि सीधा बिना एक्सपीरियंस के आप करोगे? जब पहली बार आप कोई काम करोगे बिना एक्सपीरियंस के, तो वो आपका गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो इसीलिए बोला जाता है स्किल कब हमारे अंदर जनरेट होता है? जब हम धीरे धीरे उसका नॉलेज लेते हैं, एक्सपीरियंस अर्न करते हैं। इसी में देखो अगला पॉइंट आ गया आपका कि एक्सपीरियंस। इसीलिए बोला गया क्या कि मैनेजमेंट क्या है? एक स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन है, जिसमें नॉलेज की जरूरत होती है और आपके एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि आर्ट्स किसे कहते हैं। अब कुछ इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला फीचर कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरटिकल नॉलेज। मतलब जब हम आर्ट की बात करते हैं तो ये थियोरटिकल नॉलेज के ऊपर फोकस करता है। थियोरटिकल नॉलेज कैसे? जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि आपके अंदर स्किल कैसे जनरेट होगा, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते चले जाओगे वैसे वैसे आप एक्सपर्ट होते चले जाओगे उस फील्ड के। और आप जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपका खुद का एक इंडिविजुअल ओपिनियन हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है आर्ट एक इंडिविजुअल स्किल है। मेरे खुद का एक एक्सपीरियंस अलग होता है, हो सकता है किसी सिचुएशन को लेकर के, आपका किसी सिचुएशन को लेकर के एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं इसको एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरटिकल नॉलेज। जो कैसे आता है? टाइम टू टाइम एक्सपीरियंस, टाइम टू टाइम उसको एक्सपीरियंस करके, जब धीरे धीरे हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। सेकंड हम लोग बात कर लेते हैं पर्सनलाइज एप्लीकेशन।
पर्सनलाइज एप्लीकेशन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात किया कि टोटली डिपेंड करता है हमारे पर्सनल एप्लीकेशन के ऊपर, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, यानी ये हर एक व्यक्ति के ऊपर अलग तरीके से बात करता है। यानी जब हम आर्ट्स की बात करते हैं तो ये एक थ्योरेटिकल नॉलेज भी है और एक ये पर्सनल एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। चलिए इसके थर्ड हम लोग फीचर की तरफ बात कर लेते हैं थोड़ा सा। थर्ड फीचर कहता है इसका, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। कोई भी आर्ट है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप उसके अंदर क्रिएटिविटी दिखाओगे, उतना ही वो आप उसके अंदर और एक्सपर्ट होते चले जाओगे, वो आपको और अच्छी प्रकार से आने लगेगा, आपका जो स्किल है वो और ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है आर्ट एक क्या है, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। तो तीन हमने फीचर पढ़े। अब हम देखेंगे कि क्या जो हमारा मैनेजमेंट है वो इन चीजों को फॉलो करता है। तो देखिए, एवरी मैनेजर हैज हिज ओन यूनिक स्टाइल। भाई सीधी बात है, जितने भी मैनेजर है, कोई भी मैनेजर हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बोला, जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट करता है वो भी मैनेजर है। सपोज दैट मैं आपसे बात करता हूँ, आप घर के अंदर कोई भी काम कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हो, आप बैट बॉल खेल रहे हो, किसी भी प्रकार का आप काम कर रहे हो, उस दौरान आप भी एक मैनेजमेंट हो, क्योंकि आप भी किसी चीज को मैनेज करते हो। तो आपका खुद का एक पर्सनल यूनिक स्टाइल होगा। भाई खुद का एक अलग तरीका होता है सब्जी काटने का, खुद का एक अलग तरीका होता है आपके बैट बॉल खेलने का। यानी इसलिए बोला गया कि मैनेजर जो है, जितने भी मैनेजर है उनके पास खुद का एक यूनिक स्टाइल है। तो देखो इसने पहले वाले कंडीशन को हमारा फॉलो कर दिया। आगे जब हम इसके अंदर बात करते हैं कि ही और सी यूज हिज क्रिएटिविटी, भाई वो अपने खुद के क्रिएटिविटी का यूज करते हैं कि जैसे जैसे उनको एक्सपीरियंस होता गया उस फील्ड में, वैसे वैसे वो अपने क्रिएटिविटी पे वर्क करते चले गए, उनका स्किल और इम्प्रूव हो गया, इस तरीके से वो मोर क्रिएटिव होते चले गए। आगे बोला जा रहा है मैनेजमेंट टेक्निकल सॉरी मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड हिज स्किल्स इम्प्रूव विद हर रेगुलर एप्लीकेशन। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला आप लोगों से कि जैसे जैसे उसने अपने रेगुलर एक्टिविटीज किए, रेगुलरली उसको परफॉर्म किया, उसकी जो मैनेजमेंट टेक्निक थी वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती चली गई। इसलिए बोला जाता है सिंस ऑल फीचर्स ऑफ द आर्ट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, यानी जो आर्ट का जितना भी फीचर है वो सभी के सभी हमारे मैनेजमेंट के अंदर मिलते हैं, इसीलिए हम लोग इसको एक आर्ट बोलते हैं। तो आगे से ध्यान रखिएगा, जो आपका मैनेजमेंट है उसको हम एक आर्ट के रूप में बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ईच एंड एवरी फीचर उसका जो है सेम टू सेम फॉलो करता है। आइए बढ़ते हैं अगले की, जो कि है हमारा मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो जैसे हमने पहले आर्ट्स के अंदर बात किया, पहले आर्ट्स को समझा, ऐसे ही समझ लेते हैं कि साइंस क्या है। तो देखो साइंस की अगर मैं बात करता हूँ तो बोलता है एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी साइंस तब है जब आपके पास जो भी नॉलेज है वो सिस्टमैटिक तरीके से आपने लिया हो। वो किस पे डिपेंड करता है, जनरल ट्रुथ पे। यानी कोई भी चीज है, न्यूटन का लॉ है, वो मेरे लिए जिस प्रकार से फॉलो करेगा सेम आपके लिए फॉलो करेगा, सेम वो अमेरिका के किसी लोग के लिए फॉलो करेगा। यानी साइंस का जितने भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो जनरल ट्रूथ है, वो सबके लिए एक समान वर्क करता है। तो इसलिए बोलता है ये सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो हमारे जनरल ट्रूथ पे डिपेंड करता है, जो कहीं भी और किसी भी टाइम सबके लिए सेम रहेगा। तो आइए जरा इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो कि हमने बात कर ही लिया, सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी इसके अंदर क्या है, एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। यानी हम कभी भी किसी भी चीज को पढ़ेंगे तो हर एक चीज के पीछे का रीजन जानेंगे कि किस किस रीजन के कारण ऐसा हुआ। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि साइंस क्या है, जिसको हम लैब के अंदर प्रूव कर सकते हैं वो साइंस है, जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते उसको हम साइंस के अंदर काउंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो साइंस अभी उस पर रिसर्च कर रहा है, तो इसी कारण से उसको अभी उसके अंदर काउंट नहीं किया जाता है। तो सबसे पहला हमारा सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकंड बात कर लेते हैं फीचर जो साइंस का है, वो है आपका प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। जैसे कि आप लोगों ने देखा था आर्ट्स में क्या था कि जब हम फीचर की बात कर रहे थे तो उसमें था कि एक्सपीरियंस से आता है, सेम यहाँ पर हम एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, बट एक्सपीरियंस से ज्यादा वो एक्सपेरिमेंट है। मतलब आप जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट करके ही ये प्रूफ करेंगे, प्रूफ होना बहुत जरूरी है कि क्या ये जो भी हमने रूल्स रेगुलेशन दिए हैं
क्या वो बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है, क्या उसके अंदर कोई लूज पोल तो नहीं है, ऐसा तो नहीं वो कहीं काम करता है कहीं काम नहीं करता। तो इसलिए बोला गया ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे हम प्रूव करते हैं साइंस को। इसका हम तीसरे एप्लीकेशन की बात कर ले तो वो है हमारा यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब क्या है बच्चे, कि हमारा जो साइंस है वो दुनिया में कहीं पर भी आप उस रूल को फॉलो करवाओ वो सेम टू सेम फॉलो करेगा। क्योंकि इसको जब हम बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे बात करते हैं, इसीलिए जो भी चीज हम लोगों ने रूल्स डिसाइड किए होंगे वो एक एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे क्या होगा, हम इन चीजों को प्रूव कर सकते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल वैलिडिटी माना जाता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या हमारा मैनेजमेंट एक साइंस के रूप में है या नहीं है। तो देखते हैं, मैनेजमेंट हैज सिस्टमाइज, एक मिनट बेटा, मैनेजमेंट हैज सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। हम कह सकते हैं कि इनके पास जो है, मैनेजमेंट के पास भी एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, एंड इट्स प्रिंसिपल आर डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, इनके भी प्रिंसिपल जो है काफी लंबे समय में डेवलप किए जाते हैं, जितने भी आप मैनेजमेंट के अंदर प्रिंसिपल पढ़ोगे। क्यों, जितने भी सिद्धांत होते हैं बच्चे वो एक एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आता है, और एक्सपीरियंस काफी लॉन्ग टाइम में आप अडॉप्ट कर सकते हो। आगे बोला जा रहा है विच आर यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जैसे आपने साइंस के अंदर देखा जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, तो ऐसे ही जो मैनेजमेंट के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं बात करता हूं यूनिटी ऑफ कमांड की, यानी ए कोई सीनियर था, उसने बी को भाई कमांड दिया कि जाओ पानी का गिलास लेके आओ। वहीं पर सी है, वो भी बी को ही कह रहा है कि भाई जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ। तो एक कह रहा है मेरे लिए खाना लेके आओ और एक कह रहा है मेरे लिए पानी लेके आओ। अब एक ही टाइम पे दोनों ने ऑर्डर दिया, अब बेचारा बी किसका काम पहले करे, ए का करे कि सी का करे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, इसीलिए मैनेजमेंट में क्या बोला गया, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, या तो पहले ए देगा या तो पहले सी ऑर्डर देगा, तभी जाकर के बी उसको कंप्लीट कर पाएगा। तो क्या ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, चाहे हम इसको कंपनी के अंदर बिजनेस के अंदर बात कर ले या फिर एक रियल लाइफ के अंदर बात कर ले। ठीक है, आगे बात करते हैं, बट अब एक बेटा कंडीशन लग गया, क्या, हैव टू मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, क्यों, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है मैनेजमेंट चीजें। कैसे, अब मान लो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कुछ और, उस टाइम पे मैं उसको कुछ और तरीके से मैनेज कर सकता हूँ, तो बिल्कुल। अब मान लो बी वाला जो बंदा है, एक हाथ से पानी लेके आ रहा है एक हाथ से खाना लेके आ रहा है, उसने क्या किया, इधर पानी भी दे दिया इधर इसको खाना भी दे दिया। तो देखो भाई, इस सिचुएशन में दोनों काम पॉसिबल हो गया। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मॉडिफाई इसको किया जा सकता है। तो इसीलिए बोला गया कि हाँ, कुछ बातें तो भाई देखो साइंस की हम लोग बात मान रहे हैं कि साइंस का मैनेजमेंट में कुछ बात है, बट कुछ बातें नहीं है, जैसे यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, एप्लीकेबल है। तो साइंस के अंदर क्या था कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल का मतलब है दुनिया में कोई भी कंडीशन घट जाए वो रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन देखो बिजनेस का भी एक मैंने रूल की बात करी, यूनिटी ऑफ कमांड का, सिचुएशन के बदलते के साथ ही क्या होगा, उसका कंडीशन भी बदल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको मॉडिफाई किया जा सकता है लेकिन साइंस को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये एग्जैक्ट रूप में ये बोलना सही नहीं है कि ये एक प्योर साइंस है। यानी साइंस तो है, मैनेजमेंट एक साइंस है, क्यों, क्योंकि इसमें भी सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये भी काफी सालों के बाद जो है डेवलप किए जाते हैं इसके प्रिंसिपल। बट ये कहना कि एग्जैक्टली साइंस है, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि देखो एक कंडीशन इसका फॉलो नहीं कर रहा, कौन सा वाला, यूनिवर्सल एप्लीकेबल वाला। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, जो हमारा मैनेजमेंट एज प्रोफेशन की बात कर लेते हैं। अब तीसरा तरीका है हमारा कि मैनेजमेंट को एज प्रोफेशन चेक करते हैं कि क्या वो प्रोफेशन है या नहीं है। तो उससे पहले जानना पड़ेगा कि प्रोफेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं, या इसका मतलब ऑक्यूपेशन से भी होता है, बेटा ध्यान रखना है ना, प्रोफेशन कह लो ऑक्यूपेशन कह लो, इसके लिए क्या चाहिए होता है, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। यानी आपको जो भी नॉलेज लेना है वो एक सीक्वेंस में लोगे। जैसे आप मान लो सपोज दैट एडवोकेट की बात कर लो, सपोज दैट आप सीए की बात कर लो, आप इन सब की जब बातें करते हो, डॉक्टर की बात कर लो, ये सारे क्या है, प्रोफेशनल्स हैं। जब इनकी बात करते हैं तो इनके पास क्या एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये किसी एक जगह से अपना नॉलेज गेन करते हैं, फिर इनको एक सर्टिफिकेट मिलता है, तब जाकर के ये अपने एक प्रोफेशन के अंदर जुड़ सकते हैं। तो ये हमारा प्रोफेशन की बात किया जा रहा है। इनके पास क्या रिक्वायर्ड होता है,
इनको जो है बोला जाता है कि इनको बोला जाता है कि आपके पास एक जो भी स्किल होगा वो सिस्टमेटिक तरीके से आपने नॉलेज गेन किया होना चाहिए। ठीक है बच्चे? तो अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला बोला जाता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब कि ये कहीं से भी नॉलेज लेंगे वो एक प्रोफेशनल डोमेन होना चाहिए इनके साथ। जैसे कि अगर मैं बात करूं सीए के लिए, सीए के लिए क्या है? आईसीएआई, यहाँ से इनको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ऐसी हमारे मेडिकल के लिए, ऐसी हमारे लॉ के लिए, ऐसी सबके लिए होता है। तो जितने भी हमारे प्रोफेशंस हैं उन सबको कहीं ना कहीं से आपको जो है एक प्रोफेशनल डोमेन लेना पड़ता है, तभी जाकर के क्या है आप उस प्रोफेशन से जुड़ सकते हो। दूसरा इसमें बोला जाता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब ये है कि आप, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान उठ करके प्रोफेशनल बन जाए। कोई भी इंसान उठेगा कहेगा लाओ भाई मैं सीए हूँ, आज से मैं ऑडिट करना स्टार्ट करता हूँ। कोई भी इंसान उठेगा कहेगा भैया लाओ आज से मैं तुम्हारा जो है ऑपरेशन करना स्टार्ट करता हूँ, मैं डॉक्टर बन गया। इसके लिए आपको एक डिग्री लेना बहुत कंपलसरी होता है। आगे बात करते हैं प्रोफेशनल एसोसिएट्स। इसको बोला जाता है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात किया था, सीए जो है आईसीएआई से, या फिर जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो आईएमए से, इन सब जगहों से क्या होता है ये लोग अपने जो है मेंबरशिप प्राप्त करते हैं। उसी मेंबरशिप के बिहाफ पर ये एक प्रोफेशन के रूप में अपने आप की सर्विस लोगों तक दे सकते हैं। ठीक है बच्चे? आगे बात करते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि इनके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। अगर ये उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो ना करे तो इनको वहां से हटा भी दिया जा सकता है। इनको उनके जो भी इनको जो इनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को कैंसिल कर दिया जाता है। तो इसलिए इनको एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का फॉलो करना पड़ता है, यानी जो रूल्स रेगुलेशन इनके ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डिसाइड किए गए हैं जिनसे ये जुड़े हैं, तो उनको फॉलो करना पड़ता है। अगर वो उनको फॉलो ना करे तो इनके मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया जाता है। अगला, इनका मेन मोटिव सर्विस मोटिव होना चाहिए। देखो वो बात अलग है कि इनका मेन मोटिव जो है प्रॉफिट कमाना हो जाता है, बट जब इनकी बात करें एज लीगल टर्म में तो इनका मेन मोटिव सर्विस ही मोटिव रखा गया है। और एक्चुअली में बेटा ये होता भी है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हो कोरोना के टाइम पे कि लोग घर के अंदर बैठे हैं, बट हमारे डॉक्टर्स हैं उनको भाई सल्यूट है, वो आज भी फ्रंट लाइन में आकर के सामने काम कर रहे हैं और हम लोगों को बचाने में जुड़े हुए हैं। तो इनका मेन जो मोटिव होता है वो सर्विस मोटिव होता है। ठीक है बच्चे? तो अब जरा चेक करते हैं कि क्या मैनेजमेंट है इसको फॉलो करता है या नहीं करता। तो देखो, मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल द ऑल फीचर। देखो भाई सारे फुलफिल तो नहीं कर सकता, एक आध फॉलो करता है। तो क्या बोला गया, दस इट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। ये डॉक्टर की तरह, लॉयर की तरह कोई प्रोफेशनल नहीं होते हैं, बट हाँ थोड़ा बहुत एक आध फीचर जो है इनकी फॉलो होती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं जरा। तो इस प्रकार से हम लोग एक बात कह सकते हैं कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो क्या है, आर्ट तो बिल्कुल कह सकते हैं, हमारा साइंस भी थोड़ा बहुत, मतलब हाँ ना के बराबर है। और जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो प्रोफेशन में बिल्कुल कम जो है लेवल पाया जाता है इनका। ठीक है? चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अगला टॉपिक बच्चे हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट आपके आसपास कितने प्रकार से दिखाई देता है। तो देखो चार प्रकार से आपको दिखाई देगा। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और लास्ट आता है हमारा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हम किसको लेते हैं, देखो जैसे हमारे चेयरमैन हो गए, जितने भी तुमने देखे होंगे कि क्या कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, वो सारे इसी के अंदर आते हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सब इसी के अंदर आते हैं। मिडिल लेवल की बात करते हैं तो इसके अंदर डिपार्टमेंट के हेड्स आते हैं। जितने भी डिपार्टमेंट है, ब्रांच मैनेजर हैं, ये सारे हमारे इसके अंदर आते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह हो गए, ये सारे इसके अंदर आते हैं। जब हम फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर सुपरवाइजर वगैरह आते हैं, जो कि फैक्ट्री में आपने देखा होगा या सुना होगा कि वो सुपरवाइज करते हैं कि लोग काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये आपके फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे आते हैं। और सबसे लास्ट की अगर हम बात कर लें तो इसके अंदर सेल्समैन हो गए, क्लर्क हो गए, हमारे टेक्निकल एम्प्लॉयज हो गए, ये सारे इसके अंदर आते हैं। जितने भी वर्कर्स हो गए आपके, सारे इसके लास्ट वाले कैटेगरी के अंदर पाए जाते हैं। आइए बेटा आगे बात करते हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल में बात कर लेते हैं। तो ये देख ही रहोगे आप लोग, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से बात किया था कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हम किसकी बात करते हैं, सीईओ वगैरह की, बोर्ड, जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं इनकी, जो जनरल मैनेजर होते हैं, तो इन सब के हम इसके अंदर हम कैटेगराइज करते हैं। ये इनके नाम इसलिए बोल दे रहा हूँ क्योंकि पेपर में आप लोगों को कई बार पूछ लेगा कि एक दो एग्जाम्पल बताइए टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के, तो ध्यान रखिएगा। सेम अगर हम मिडिल मैनेजमेंट की बात कर ले तो उस टाइम पे मैंने जैसे आप लोगों से बोला था, जितने भी हमारे डिविजनल हेड्स होते हैं, सब डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, या फिर डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, उन सबको हम इसके अंदर लेते हैं। इसलिए डिपार्टमेंट मैनेजर ले लो आप,
सब डिपार्टमेंट मैनेजर ले लो, डिविजनल हेड्स ले लो, ये सारे हमारे मिडिल लेवल के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें इसके बाद, जिसको हम लोग कहते हैं सुपरवाइजरी या फिर ऑपरेशनल लेवल, यानी जो थर्ड और फोर्थ था दोनों को मिला करके, तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था सुपरवाइजर्स होते हैं हमारे, एम्प्लॉयज होते हैं हमारे, वर्कर्स होते हैं हमारे, क्लर्क होते हैं हमारे, इन सबको हम इस कैटेगरी के अंदर डालते हैं। ठीक है बच्चे, ये था हमारा इसको हम लोग कहते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा। अगला पॉइंट है हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है बच्चे? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है, देखेंगे आप लोग स्क्रीन के ऊपर, कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो क्या काम करता है, यानी मैनेजमेंट हमें किस प्रकार से हेल्प करता है। तो आप लोग 5 देख रहे होगे, 1 2 3 4 5, इन पांचों को हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में भी चैप्टर के बताया होगा कि ये जो हमें हेल्प करता है वो प्लानिंग में करता है, ऑर्गेनाइजिंग में करता है, स्टाफिंग में करता है, डायरेक्टिंग में करता है, कंट्रोलिंग में करता है। अब ये कैसे कैसे करता है, तो थोड़ा सा एक बार इसका एक शॉर्ट में जरा समझ लेते हैं। फिर देखो इनको तो सेपरेट चैप्टर में भी हम लोग को पढ़ना है, प्लानिंग को, ऑर्गेनाइजिंग को, स्टाफिंग को, डायरेक्टिंग को, कंट्रोलिंग को, इन सबको हम सेपरेट सेपरेट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं चीज़ों को कि क्या क्या चीज़ें क्या हैं। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लानिंग का। तो प्लानिंग के अंदर कैसे हेल्प करता है, देखो जब भी आप प्लानिंग का बात करते हो तो इसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ एक्शन प्लान कर रहे हो। जब तक आप ये डिसाइड नहीं करोगे कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, आप क्या डिसाइड करना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, जब तक ये डिसाइड नहीं होगा तो किस रास्ते में जाओगे। सपोज दैट कोई मेरे को यहाँ से दिल्ली से मुंबई जाना है, तो जब तक मैं सोचूंगा ही नहीं कि दिल्ली से मुंबई जाना है, ट्रेन में जाकर के सीधा बैठ जाऊँ, फ्लाइट में जाकर के सीधा बैठ जाऊँ, तो कहाँ जाऊँगा? कहीं भी जाते रहूँ, जहाँ लेके चल रहा है ट्रेन चलते रहे भाई चलते रहे, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। तो इसीलिए जो मैनेजमेंट है ना हमारा, मैनेजमेंट पहले ही करते, तभी आप लोग देखते होगे टिकट हम लोग पहले से कटवाते हैं। क्यों? मैनेजमेंट होता है वो, कि हमें एक्चुअली में जाना कहाँ है, हमने किस पर्पज से जा रहे हैं, कहाँ अचीव करना है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो मैनेजमेंट हमारे को हेल्प करता है वो हमारे एक्शन की प्लानिंग करने में करता है। फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, कि जो भी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हमें क्या काम करना है, तो उसी के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं इसके अंदर, कि हम लोग इसके अंदर रिलेशनशिप सेटअप करते हैं कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, कितने लोग हमारे को चाहिए, कहाँ कहाँ पर किस तरीके से हम लोग अपने किस प्रोसेस के साथ अपने काम को कंप्लीट करेंगे, क्या क्या रिसोर्सेज की हमारे को रिक्वायरमेंट होगी। इस प्रकार से चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग में। थर्ड की बात करें, स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है राइट पर्सन को राइट जॉब पे सिलेक्ट करना, जैसे जिसे आप लोग कहते हैं रिक्रूटमेंट, भर्ती। यानी होता क्या है, जब हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, ऑर्गेनाइज का मतलब है कि जितने भी लोग थे हमने डिसाइड कर लिया भाई ये लोग हमारे को चाहिए, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, उन लोगों को हायर भी करना होता है। क्योंकि जब तक उन लोगों को अगर आप हायर नहीं करोगे तो आपका काम कौन करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये भी आता है आपका कि स्टाफिंग करना। इसमें कौन हेल्प करेगा? आपका मैनेजमेंट। क्यों? उन्हीं को तो पता है कि किसके अकॉर्डिंग किस स्किल वाला बंदा किस पोस्ट के लिए आपको चाहिए। ठीक है बच्चे। चौथा अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट हमको हेल्प करता है डायरेक्टिंग में। डायरेक्टिंग में कैसे? देखो बेटा, मोटिवेशन एक बहुत बड़ा चीज होता है। मोटिवेशन से बोला जाता है कि इंसान कुछ भी कर सकता है। आजकल तुम देख रहे होगे लॉकडाउन के दौरान कुछ वर्कर्स हैं वो पैदल ही दिल्ली से यूपी बिहार की तरफ मूव कर जाते हैं। उनके अंदर कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन ऐसा होगा, घर जाने का मोटिवेशन होगा। तो इसी प्रकार से अगर हम बोलें कि जो आपके लीडर्स होते हैं, जो आपके मैनेजमेंट होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो आपको इतना इंस्पायर कर देते हैं कि आप उस काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली तरीके से, देखो यहाँ पर लिखा है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, मतलब जो आपके जो लीडर्स हैं वो आपसे एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से काम करवाते हैं। किस थ्रू से? आपको मोटिवेट करके, आपको अच्छे से गाइडेंस करके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ही आप लोगों से बोलता हूँ, तो मैं कोशिश हमेशा करता हूँ हम बोलने का, वी यूज करता हूँ, ना कि मैं बहुत रेयर यूज करना चाहिए किसी पर्टिकुलर चीजों के लिए। वरना हमेशा एक लीडर का काम होता है वी यूज करना, यानी हम, कि हम ये करके दिखाएंगे, हम वो करके दिखाएंगे। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा हमारे चैनल का जो है पे ये डाल रखा है कि वी कम टू विन, हम आए हैं जीतने के लिए। ये नहीं कि आई कम टू विन, मैं आया हूं जीतने के लिए। तो सिर्फ मैं अकेले की बात नहीं करूंगा, मैं ये कहूं मैं ये करके दिखा सकता हूं, तो सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूं ना। लेकिन जब मैं आपके साथ मिलकर के बोलूंगा हम ये कर सकते हैं, तो मेरे साथ साथ आप सब में हौसला बढ़ेगा, आप सब करके दिखाओगे। बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा मोदी जी को, जब स्वच्छ भारत अभियान का मिशन लॉन्च किया गया था, तो उन्होंने खुद आगे बढ़ करके झाड़ू लगाया था। इससे देश में कितने युवा इंस्पायर हुए और उन लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान की तरफ अपना मुहिम छेड़ा।
अगर वो नहीं करते फिर क्या होता, वो भी एक आम मुहिम की तरह बन के रह गया होता। बट इसलिए बोला जाता है एक अच्छा लीडर वही है जो चीजों को एक साथ लेकर के चले, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करे। ठीक है बच्चे, तो मैनेजमेंट इसमें हमारे को हेल्प करता है। अगला अगर हम लोग बात कर ले कंट्रोलिंग की, तो कंट्रोलिंग में क्या होता है कि मैनेजमेंट आप कंट्रोल करता है चीजों को, कि मान लो जो हमने प्लान किया, क्या उसी के अकॉर्डिंग हमारे काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर जो हमने ऑर्गेनाइजेशन का गोल डिसाइड किया है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल ही अचीव नहीं हो रहा तो क्या फायदा है फिर। तो इसीलिए फिर वो क्या करता है कि ये देखता है कि जो हम लोगों ने टारगेट सेट किया, क्या वो पूरा हुआ। अगर कम हुआ तो भाई दिक्कत क्या थी, अगर अचीव हो गया है और एक्स्ट्रा हुआ है तो भाई ऐसा हमने क्या कर दिखाया जिससे कि ज्यादा अचीव हुआ, तो हम उसको और करेंगे। यानी कोई गलती हुआ तो इसको इम्प्रूव करने के लिए कंट्रोलिंग करते हैं, और कुछ अच्छा हुआ तो उससे और कुछ नया सीखने के लिए उसको करते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारा जो है मैनेजमेंट हमारे को हेल्प करता है। लास्ट है बच्चा, ये आखिरी पॉइंट है आपका, कि कोऑर्डिनेशन की बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या है, देखो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है आपसी तालमेल। बहुत बेहतरीन एग्जांपल दूंगा, इसका समझना क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना। कैसे, एक एग्जांपल समझिए। मैं कह रहा हूं कि एक घर के अंदर जो है ए नाम का पर्सन था, उसने खाना बनाया, खाने में उसने नमक नहीं डाला। अब क्या हुआ कि बी आया और बी ने उस खाने को खाया, उसने देखा कि उसके अंदर नमक नहीं है। सी ने भी खाना खाया, उसने भी देखा कि उसके अंदर नमक नहीं है। डी ने भी खाना खाया, उसने भी देखा कि उसके अंदर नमक नहीं है। अब थोड़ी देर बाद बी गया, उसके अंदर डाल के आ गया नमक। थोड़ी देर के बाद सी भी गया, उसके अंदर डाल के आ गया। थोड़ी देर बाद डी भी गया, उसके अंदर डाल के आ गया। इन लोगों ने आपस में बताया नहीं कि हमने नमक डाला है, बट खाना खाने वक्त में जो है इन्होंने अलग अलग टाइम पे पहले खाया था, उस टाइम पे उसमें नमक नहीं था। अब आप सोचो तीनों ने नमक डाला होगा, तो अब ये खाने में कितना अधिक नमक हो गया होगा। बट अगर इनमें से किसी ने आपस में कोऑर्डिनेट करके बोल दिया होता कि भाई आपने मैंने नमक डाल दिया है, आप मत डालना, तो क्या होता, खाने में स्वाद अनुसार ही नमक डाला होता। एक और एग्जांपल से समझते हैं। फादर ने जो है अपना पैंट दिया बनने के लिए। अब देखो, जब उन्होंने बनने के लिए दिया तो हुआ क्या कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंथ इसका बढ़ गया। तो उसने अपने घर के अंदर आया और सबको बोला कि भाई थोड़ा सा लेंथ बढ़ गया है, आप में से कोई इसको कटवा के ला के रख देना। तो सबसे पहले क्या होता है, जो उसका बेटा होता है यानी ए, वो जाता है और कटवा करके थोड़ा सा हिस्सा इसका कटवा ले आता है, और कटवा करके क्या करता है, ला के रख देता है चुपचाप, किसी को बताता नहीं। फिर उसकी बेटी बी होती है, वो जाती है, वो भी कहती है भाई पापा का काम है, इंपॉर्टेंट है, वो भी जाती है थोड़ा सा कटवा के ले आकर के रख देती है। फिर सी उसकी वाइफ होती है, वाइफ कहती है कि भाई बच्चे को तो ध्यान ही नहीं होगा, चलो मैं ही कटवा के ला कर रख देती हूँ। वो भी गई, वो भी थोड़ा सा कटवा करके ला कर रख दिया। पति भाई आता है शाम में, पहनने जाता है जैसे ही उसको, तो देखता है कि भाई जो पैंट था वो उसका जो है हाफ पैंट बन चुका है। तो यहाँ पर किस चीज का अभाव रहा, कोऑर्डिनेशन का। अगर इन्होंने आपस में बता दिया होता तो शायद ये पैंट जो है उतना ही कटता जितना कि इसको कटना चाहिए था, बट यहाँ पर बहुत एक्स्ट्रा कट गया। तो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन, आपस में तालमेल बिठा करके चलना। ठीक है बच्चे, तो नीचे थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग जरा। अब कहोगे कि भाई ये बिठाना कहाँ है, तालमेल की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कोऑर्डिनेशन बिठाना कहाँ पर है। तो देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन आपको प्लानिंग के साथ बिठाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग के साथ बिठाना पड़ेगा, डायरेक्टिंग के साथ बिठाना पड़ेगा, स्टाफिंग के साथ बिठाना पड़ेगा, कंट्रोलिंग के साथ बिठाना पड़ेगा। आपको सबके साथ, सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास डिमांड कितना आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम सप्लाई करेंगे। तो भाई रॉ मटेरियल भी होना जरूरी है हमारे पास। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब तक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सक्सेस नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चे, तो भाई आओ बात कर लेते हैं थोड़ा सा फीचर्स ऑफ फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की। तो जब कोऑर्डिनेशन की फीचर्स की बात करते हैं तो पहला बोला जाता है क्या, इंटीग्रेटेड ग्रुप एक्टिविटी। ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, इकट्ठा होकर के किसी भी काम को करना, आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा करके काम को करना। सेकंड हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। ये क्या बताता है कि हम किसी भी काम को एकता के साथ करें।
यानी जो भी काम है उसको एकता, आप लोगों ने सुना होगा कि भाई एकता में बहुत बल होता है। और दूसरी चीज ये भी होती है कि जब आप एक दूसरे के साथ डिसाइड करके कोई भी काम करते हैं तो वो काम इफेक्टिव तरीके से होता है और एफिशिएंटली भी होता है। अगर मान लो ये पिच है, यहाँ पर एक इधर से रन के लिए भाग रहा है, एक इधर से रन के लिए भाग रहा है, बट ये स्लो भाग रहा है और ये बहुत तेज भाग रहा है, तो होगा क्या, ये पहला रन लेके भी दूसरे रन के लिए आ जाएगा और ये अभी भाग ही रहा है, होगा क्या, दोनों एक ही तरफ भागने लग जाएंगे। देखो कोई ना कोई एक बंदा आउट हो जाएगा। तो आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी होता है इस कारण से। तीसरा, कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक बार कोऑर्डिनेशन कर लिया भाई बात खत्म, इनको तब तक कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा जब तक ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना चाहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को जब तक ये आगे सरवाइव करना चाहते हैं। तो जब तक इनको अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तब तक कोऑर्डिनेशन करना ही पड़ेगा, यानी पूरे लाइफ लॉन्ग तक करते रहना पड़ेगा। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलानी पड़ेगी। अगला है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। ये ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति ने किया बाकी सब सो गए, ये सभी व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको निभाना पड़ेगा। ईच एंड एवरी मैनेजर को, जितने भी मैनेजर हैं हमारे डिपार्टमेंट के, उन सबको इसके अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ेगी, सबको आपस में मिल के काम करना पड़ेगा। अगला है कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट फंक्शन। इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं बनता, बल्कि इसको हम लोगों के द्वारा लगातार अपने एफर्ट डाल करके फिर बनाना होता है, तभी जाकर के कोऑर्डिनेशन बैठेगा। जब तक हम अपने एफर्ट्स नहीं लगाएंगे सभी मैनेजर के द्वारा, तब तक ये काम नहीं बन सकता है। लास्ट की हम बात करें, कोऑर्डिनेशन इज ऑल परहेसिव फंक्शन। यानी ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक ही जगह काम आने वाला है, कोऑर्डिनेशन सभी डिपार्टमेंट में होना चाहिए, सभी लेवल पर होना चाहिए, तब जाकर के कोऑर्डिनेशन का हमें फायदा मिलेगा और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है हम उसको मिल करके अचीव कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन के फायदे, एडवांटेजेस क्या हैं हमारे कोऑर्डिनेशन के। तो देखते हैं, सबसे पहला एडवांटेज है ग्रोथ इन द साइज। जितना ज्यादा आपस में कोऑर्डिनेशन होगा उतना ही आपके ऑर्गेनाइजेशन का भला होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन का उतना ही ग्रोथ होगा। क्यों ग्रोथ होगा, क्योंकि आप सब मिलके काम कर रहे होंगे, तो जो प्रोडक्शन है वो बहुत तेजी से हो रहा होगा, सेल्स बहुत तेजी से हो रहा होगा, कस्टमर को सर्विस बहुत तेजी से मिल रहा होगा, तो ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाता है। सेकंड की अगर हम बात करें तो हमारा है फंक्शनल डिफरेंशिएशंस। देखो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग भाई फंक्शंस होते हैं, बट अगर जैसे कि मान लो जो डिमांड फंक्शन है, जो अलग अलग फंक्शन अलग अलग फंक्शन अलग अलग अगला है फंक्शनल डिपार्टमेंट। इसका मतलब क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से जो है हमारे को काम करना होता है, जिस कारण से क्या होता है कि हमें सभी डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बना करके चलना है। अगर एक डिपार्टमेंट भी अपना काम टाइम पर नहीं करेगा तो उसका इम्पैक्ट बाकी जितने भी डिपार्टमेंट बचे उन सबको भुगतना होगा। तो इसलिए बोला जाता है कि सबके फंक्शन अलग अलग है, बट उनको आपस में कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा, आपस में कनेक्ट करके चलना पड़ेगा, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहना पड़ेगा। मेरे पास इतना डिमांड आ रहा है भाई, तुम इतना प्रोडक्शन करके रखो ताकि हम उसको इतना सप्लाई कर पाए। जब तक वो आपस में शेयर नहीं करेंगे तब तक बहुत दिक्कत होगा। तीसरा है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन इसलिए कि जैसे ही हम कोऑर्डिनेशन करते हैं तो आपस में स्पेशलाइजेशन होता है, क्योंकि हम एक काम को कर करके उसमें स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। अगर मान लो जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम सेल्स डिपार्टमेंट को बताते रहे कि भाई हमारे पास इतना स्टॉक में है, तो सेल्स डिपार्टमेंट भाई क्या करेगा, उसी के अकॉर्डिंग अपना जो है सामान को बेचने के लिए नए नए क्या कहते हैं नए नए पॉलिसीज वगैरह जो है लॉन्च करता रहेगा। सेम है, सेल्स डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताता रहे कि हमारे पास इतना डिमांड आ रहा है वस्तु का, तो इससे क्या होगा कि आपस में कोऑर्डिनेशन बैठा रहेगा, इससे स्पेशलाइजेशन क्रिएट होगी। एक दोनों जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते चले जाएंगे, सेल्स डिपार्टमेंट अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते चले जाएंगे, इस प्रकार से इनको एडवांटेज मिलता चला जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारा यहाँ पर जो है फर्स्ट यूनिट का
हम लोग एंड करते हैं। फर्स्ट यूनिट आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है बिजनेस का फास्ट मोड में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। इसी प्रकार से जुलाई के स्टार्टिंग से पहले ही हम यानी जून में ही आप लोगों का कोर्स ख़त्म कर देंगे 12th क्लास का। तो प्लीज़ फास्ट मोड में करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे और 12th में काफ़ी अच्छे मार्क्स आप अचीव कर सकें। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। बाय, टेक केयर, सब खैर, एंजॉय योर लाइफ।